नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने स्वर होते हैं। 4 स्वर होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। और देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सब कितने होते हैं। तो 4 और 3 7, ये 7 हैं और इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ह का उच्चारण स्थान कंठ से बिल्कुल सही दे रखा है। स का कैपिटल स जो होता है बड़ा स, उसका स्थान जो होता है तालव्य होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। और ठ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, और गलत दे रखा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ उच्चारण स्थान कुछ स्वरों के व्यंजनों के देख लेते हैं। देखिए कंठ से किसका, देखिए कंठ से, देखिए अब कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ और ह, और एक विसर्ग होता है। ये विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, ई, य, छोटी ई, बड़ी ई, य और स, कैपिटल स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। इसका उच्चारण होता है तालव्य से होता है, यानी कि तालु से होता है। देखिए मूर्धन्य से किसका किसका उच्चारण होता है। ट, ठ, ड, ढ, ढ़, री, र और श, तो किसका उच्चारण होता है, यानी कि मूर्धन्य से होता है इन सभी का उच्चारण। देखिए दंत से किसका 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 उच्चारण होता है। त, थ, द, द, न और ल और छोटा स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। प, फ, ब, भ, म और छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए गंगा एक नाम है और जितने भी नाम होते हैं किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए इसका देखिए सब अब जान लेते हैं संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विषाद। विषाद क्या है, विषाद जो है भाववाचक संज्ञा है। बाकी उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट क्या है, विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसने क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं या क्रिया कहते हैं या अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिया। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है मालिक नौकर से सफाई करवाता है, इसमें कई करवाता जो कैसी क्रिया है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सामान्य क्रिया। तो कैसा क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाता है तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे करवाना, कटवाना, चलवाना, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए अगला प्रश्न है निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस या श्रृंगार रस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। और इसमें निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। देखिए अगला प्रश्न है जो सेवा करे सो मेवा पावे, या किस प्रकार का वाक्य है। विधायी वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या निषेधात्मक या वाक्य या महत्वपूर्ण वाक्य है। तो देखिए इसमें ऑप्शन गलत हो गया, इसमें आपका क्या कर लीजिए, संकेतवाचक कर लीजिए, संकेतवाचक, क्योंकि ये संकेतवाचक का एग्जाम्पल है। जो सो जैसा वैसा किस में आता है, संकेतवाचक में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक। देखिए अगला प्रश्न है किस युग्म में अशुद्धि है। दाल रोटी द्वंद्व समास, बिल्कुल सही है, दाल और रोटी द्वंद्व समास हो जाएगा। सतसई द्विगु समास संख्यावाची है, सतसई संख्यावाची क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आजन्म अव्ययभाव समास, बिल्कुल राइट दे रखा है। आ इसमें उपसर्ग लगा है तो अव्ययभाव हो जाएगा। प्रतिवर्ष क्रमधारय समास ये गलत दे रखा है, यानी कि अशुद्धि में छँटना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रति इसमें उपसर्ग उठा है तो इसमें ये भी किसका होगा, अव्ययभाव समास का उदाहरण है, लेकिन इसमें किसने क्या दे रखा है, क्रमधारय दे रखा है, यानी कि ये गलत दे रखा है।
परमाणु का सही संधि विच्छेद है, परमाणु का सही संधि विच्छेद है परम धन अणु, पर धन अणु, परम धन अणु, पर धन माणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी परम धन अणु। परमाणु का संधि विच्छेद क्या होता है? परम धन अणु। आग से झुलसा हुआ वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? आत्मघाती या अनलदग्ध या अनन्य या यज्ञ। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन बी अनलदग्ध। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प होगा। निवार या निवार या निवार। देखिए जब बड़ी की मात्रा होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? जंगली धान होता है, और जब छोटी की मात्रा होती है तो इसका अर्थ होता है रोकना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है। निम्न में से पक्षी का परिवाची शब्द नहीं है। विहंग, गाछ, खग या शकुन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाछ। गाछ किसका परिवाची शब्द है? वृक्ष का परिवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द है, यानी कि उपार्जित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपार्जित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औता, झौता, आ या ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए औता प्रत्यय लगा है। देखिए अगला प्रश्न है। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी। अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? अध, अतः या अध या अधो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अध। अधोमुखी में अध उपसर्ग है। सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए। दास, दाता ये गलत दे रखा है। पद, पत्ता ये गलत दे रखा है। नीर का सलील होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। इनकी नीर और सलील दोनों ही पानी के प्रवाची शब्द हैं, इनकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। स्वर्ण का क्या होता है? सोना होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। जीवा का जीव होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। कोयल का कोकिला होता है, गलत दे रखा है। और क्षार का खार होता है, इनके ये सही दे रखा है। देखिए कोयल का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कोकिल होता है, कोकिला नहीं होता है, कोकिल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए इसमें ने विभक्तियाँ रहे, और ने विभक्ति किसका कारक होता है? कर्ता कारक का पहचान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म और भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भाववाच्य। देखिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, ये कैसा काल है? तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, आसन्न भूत। और देखिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, या हेतु मत भविष्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।